सो हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है आरसीसी का। इसमें अब कंटिन्यू करेंगे हम जो टॉपिक यहाँ से हमने एंड किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एल इफेक्टिव निकालने के लिए, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के केस में। पहला आ गया ये केस हमारा, ये हमारी सपोर्ट है और ये बीम है हमारी, और ये दो सपोर्ट्स है उसकी जिनकी विड्थ है डब्ल्यू। इस केस में एल इफेक्टिव कितना होता है? एल क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और एल क्लियर प्लस हाफ ऑफ द सपोर्ट का हाफ, इस सपोर्ट का हाफ लिख के इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू की वो होगी हमारी एल इफेक्टिव इस केस में। सेकंड केस आता है कि अगर हमारी कोई बीम कंटिन्यूस बीम है और स्लैब कंटिन्यूस है, उस केस में हम एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? अगर हमारी जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो लेस देन है क्लियर स्पैन ऑफ वाइट वाले के, तो हम बीम को डिज़ाइन करेंगे सेम एज सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे ऊपर था ना वही सेम ये वाला, ऐसे करके डिज़ाइन करेंगे इस केस में। सेकंड केस बनता है कि अगर हमारा विड्थ ग्रेटर देन है क्लियर स्पैन वाई 12 के और 600 mm, विच इन दोनों में से जो स्मॉल है। ठीक है, तो मतलब एक बार फिर से देखो, अगर हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट ग्रेटर है क्लियर स्पैन है 12 जहाँ की 600 mm के, उस केस में हमने कैसे डिज़ाइन करना है? सर डिज़ाइन नहीं करना, एल इफेक्टिव कैसे होगी उस केस में? उसके लिए ये रखो, एक एंड से फिक्स्ड, ये कंटिन्यूस किया आगे तक, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट और इधर फ्री एंड। ठीक है, अब इस केस में कैसे करना है? इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर हमारा एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड कंटिन्यूस हो। देखना, एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरी से कंटिन्यूस है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एल इफेक्टिव हमारा हो जाएगा एल क्लियर के बराबर। एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल क्लियर के बराबर। सेकंड केस बनता है कि दोनों साइड से, इधर से भी कंटिन्यूस हो इधर से भी कंटिन्यूस हो, दोनों साइड से कंटिन्यूस हो, तो उस केस में भी हमारा जो एल इफेक्टिव होता है वो क्या हो, वो एल क्लियर के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक साइड से हमारा फिक्स, एक साइड से हमारा कंटिन्यूस है और एक साइड से फ्री एंड है, उस केस में हम कैसे करेंगे? एक साइड से कंटिन्यूस है और एक से फ्री है, उस केस में हमारा एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? हमने मिनिमम लेना है, एल क्लियर प्लस dy/2 इफेक्टिव डेप्थ का हाफ और एल क्लियर प्लस सपोर्ट का हाफ, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एल इफेक्टिव की इस केस में। ठीक है, ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? अगर हमारी इफ ए बीम इज कंटिन्यूस ओवर रूलर वेयरिंग देन द एल इफेक्टिव इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वेयरिंग। ठीक है, अगर हमारे दोनों साइड रोलर लगे हैं, रोलर वेयरिंग है, तो उस केस में एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतना आएगा, वो होगा हमारा एल इफेक्टिव। नेक्स्ट केस आ जाएगा अगर कैंटिलीवर हो। ठीक है, कैंटिलीवर है तो उस केस में हमारा एल इफेक्टिव हो जाएगा एल क्लियर, ये होता है, और ये हो इफेक्टिव डेप्थ, तो एल इफेक्टिव हो जाएगा एल क्लियर प्लस dy/2 इसका डेप्थ का dy/2 इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक, जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल एनफोर्समेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार वो कितनी होती है। ठीक है,
जैसे ये हमारी बीम है कोई, ठीक है, इसमें हमने ऐसे करके रेनफोर्समेंट डाली है। अब इस रेनफोर्समेंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, स्पेसिंग दो बार के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वार, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वार आगे तक ऐसे किए होंगे, ठीक है। उस केस में हमने क्या लेना है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मिनिमम पूछा हो मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट कितनी होती है, तो हमने मैक्सिमम लेना होता है, दो में से मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम बोला हो तो फिर हमने दो में से मिनिमम को लेना होता है। ये जैसे इधर बोला मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, तो इधर कंफ्यूजन होती है कि मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना हमने। अगर इधर मिनिमम है तो इधर मैक्सिमम आएगा, इस तरीके। फिर उसके बाद ये निकालना है मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट स्पेसिंग कैसे निकालनी है हमने, इसके लिए हमने लेना फाई लार्ज, ठीक है, जो फाई लार्ज है। और सेकंड क्या करना हमने, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट और 5 mm प्लस करना है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी हमारी मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। फिर उसके बाद मिनिमम वर्टिकल वो स्पेसिंग कितनी होगी, जैसे ये हमारी बीम है, ठीक है। अगर हमने लेयर्स में प्रोवाइड की है, ये एक लेयर आ गई, ये दूसरी लेयर आ गई, ठीक है, ये तीसरी लेयर आ गई, ऐसे करके 3 लेयर में हमने प्रोवाइड की है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, ये कहलाता है हमारा मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वार। इसको निकालने के लिए हमने क्या करना, मिनिमम पूछा था हमने, मैक्सिमम लेना है तीनों में से, ठीक है। फाई लार्ज, जो सबसे बड़ा साइज़ का डाया का हम वार यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। कहीं जगह ये भी लिखा होगा कि 66% ऐसे करके 66 पे, तो 2/3 कितना होता है, 0.66, ठीक है, 0.66 और 2/3 इंटू नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ये लेना है। जहाँ फिर 15 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी हमारी वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वार्स। अब नेक्स्ट एक आता है कि मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है। ये अलग अलग जगह में अलग अलग दिए हुए, कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इसमें होती है। लेकिन याद रखना है कि सबसे कम होगा स्लैब का कवर, फिर होगा बीम का, मतलब सबसे कम इसका, फिर इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसका 20 या 15, फिर 20-25, ठीक है, इसका 25 होगा, फिर इसका कॉलम का तो 40 होता है, फुटिंग का फिर 50 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, उस केस में क्या होगा, हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों नॉमिनल कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, वो सब कुछ, ठीक है। इस टेबल के ये टेबल हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पूरा ये कवर पढ़ेंगे, सीमेंट कंटेंट पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट पढ़ेंगे इस टेबल का थ्रू, ठीक है। इधर हम ऐसे मैंने लिखा है, चलो बता देता हूँ। जैसे माइल्ड के लिए 20 mm होना चाहिए, मॉडरेट के लिए 30 mm होना चाहिए, सीवियर के लिए 45 होना चाहिए, वेरी सीवियर के लिए 50 होना चाहिए, और एक्सट्रीम के लिए 75 होना चाहिए मिनिमम नॉमिनल कवर। ये जितने भी एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी ऐसे लिखा है मैंने, बता देता हूँ। जैसे डबली रेनफोर्स बीम हम लेते हैं जब भी हमने इक्वेशन करनी है, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, ठीक है। ये कम इधर टेंशन लगती है और इधर कंप्रेशन, इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम, कंप्रेशन और टेंशन को, तो उधर से हम निकालते हैं
ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं चल बता देता हूँ। जैसे ये हमने ऐसे सिंगली इन्फोर्स में सिर्फ इधर इन्फोर्समेंट करते हैं, तो डबली में क्या कर देते हैं हम, इधर भी इन्फोर्समेंट डालते हैं, अपर पे भी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि हम जो ये एरिया ऑफ स्टील है ना, सर एरिया ऑफ कंक्रीट है, इसको माइनस करना पड़ता है। इधर हम इन्फोर्समेंट डाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, कंक्रीट में हमें पता कितना स्ट्रेस होता है, 0.36 FCK इंटू ये आ गया स्ट्रेस की वैल्यू इंटू एरिया B इंटू XU, ये आ गई फोर्स आ गई। फिर उसके बाद करना है जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है स्टील इन कंक्रीट, जो इधर हमने कंप्रेशन में स्टील को डाला है, इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, उसमें से हमने माइनस कर देना जो कंक्रीट जहाँ पे हमने स्टील डाला ना, उसके एरिया में से हमने माइनस कर देना अपने कंक्रीट के एरिया को, और उसको इक्वेट कर देना जो टेंशन में एनफोर्समेंट है। ठीक है, 0.87 FY या गया स्ट्रेस इंटू एरिया AST। ठीक है, इधर से इक्वेट करके हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, और ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। स्केट वगैरह में शायद इसमें आते हों क्वेश्चन, लेकिन ऐसे इसके इतना कैलकुलेटर लाउड नहीं होता है, इसमें टफ कैलकुलेशन होती है और ये बनता नहीं है। ठीक है, फिर आती है हमारी टी बीम। ठीक है, टी बीम कैसी होती है, इस तरह से होती है। टी बीम में क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं फ्लैंज, और इसको हम बोलते हैं वेब। इसे बोलते हैं फ्लैंज, इसे बोलते हैं वेब। ठीक है, और इधर इधर एनफोर्समेंट डालते हैं। एक क्राइटेरिया, इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ टी बीम के रिलेटेड। फॉर लाइट लोड के लिए कितना होता है, लाइट लोड के लिए होता है ये 15 to 20 ऑफ द स्पैन, 1/15 to 1/20 ऑफ द स्पैन। मीडियम के लिए कितना होता है 1/12 to 1/15, और हैवी के लिए कितना होता है 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन। ठीक है, और जनरली हम जो हैवी के लिए करते हैं 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन। ठीक है, ये अब याद रखना है, कैसे इसको याद कैसे रखना है, 15 से 20, 12 से 15, 10 से 12। ये लाइट के लिए, ये मीडियम के लिए, और ये हैवी के लिए। और हम जो जनरली डिज़ाइन करते हैं हैवी के लिए ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में। एक होता है आइसोलेटेड और एक होता है मोनोलिथिक। आइसोलेटेड हो गया सिंगल, ऐसे हमने बनाया एक। ठीक है, ऐसे सिंगल पार्ट बनाए, ये बन गया वेब, ये आ गई ऊपर फ्लैंज, ऐसे करके बनाया। मोनोलिथिक हो गया दोनों को एक बनाया, मतलब एक दोनों कंबाइन करके। ऐसे अभी आपको क्लियरली डिफरेंस में दिख रहा होगा, जैसे ये है ऐसे करके, इधर लाइन है ना, इधर नहीं है, मतलब कि एक ही चीज़ है। और ये आइसोलेटेड सिंगल स्ट्रक्चर के लिए। इस केस में L0 क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट। ठीक है, जीरो मूवमेंट के ठीक है, जीरो मूवमेंट का डिस्टेंस होता है हमारा L0, 0.7 L0। टी बी वी इफेक्टिव इक्वल टू L0 डिवाइड बाई L0 प्लस V प्लस 4 प्लस VW, ऐसे निकल जाएगा।
फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा एल बीम के लिए। एल बीम के लिए क्या होगा, सिंपल जो टी बीम का उसका हाफ कर देना, वो एल बीम के लिए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 0.5 को हम बोलते हैं ना 1/2। ठीक है, जो ऊपर आया टी बीम के लिए उसका 1/2 कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा। अब एक चीज़, हाँ इसमें कन्फ्यूज़न क्या चीज़ है, ये पूरे के साथ नहीं है। और सोचो कि पूरे के साथ है, नहीं नहीं, ये सिर्फ है 0.5 इतनी टर्म के साथ है, प्लस विड्थ ऑफ बीम। इधर कन्फ्यूज़न हो सकती है अब। ठीक है, ये सिर्फ इस टर्म के साथ है, पूरे के लिए नहीं है, वो अलग से है विड्थ ऑफ वेब। फिर उसके बाद आ गया मोनोलिथ की, जो मैंने बताया इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, और ये होता है आइसोलेटेड, ऐसे करके आइसोलेटेड, ऐसे करके, ये होता है मोनोलिथिक। अब टी बीम के केस में इधर विड्थ इफेक्टिव कितनी होगी, L0 अपॉन 6 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, और B1 ये वाला आएगा वेब का विड्थ, प्लस B2 ये वाला। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी विड्थ ऑफ द इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, सो फिर एल बीम के लिए क्या हो जाएगा, एल बीम के लिए ये हो जाएगा हमारा V1। अच्छा, ये तो ऊपर वाला ही हो गया। एल बीम के लिए उसका हाफ हो जाएगा, उधर 6 था इधर 12 हो जाएगा, 1/2 है ना, उसका हाफ विड्थ ऑफ वेब प्लस 3 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लैंज। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो हमारा टी बीम के लिए विड्थ इफेक्टिव निकल जाएगी। अब हमारा होता है डीप बीम। स्पेलिंग ऐसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टी बीम जब हमारी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं डीप बीम, सिंपल। अब इसके दो केस बनते हैं, किस बीम को हम डीप बीम बोलेंगे, अगर टॉर्शन का केस है, जो डेप्थ है टोटल वो ग्रेटर देन 450 mm, तो उसे हम बोलेंगे डीप बीम। सेकंड चीज, अगर सिंपल मूवमेंट का केस है, अगर डेप्थ हमारी ग्रेटर देन 750 mm, तो उस केस में को भी हम बोलेंगे डीप बीम बोलेंगे। ठीक है, सिंपल में 750 और टॉर्शन के केस में 450। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डीप बीम। अब डीप बीम में भी हम साइड एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हमारी बीम आ गई डीप बीम। ठीक है, एक तो हमने ये नीचे प्रोवाइड की होगी, फिर उसके बाद साइडों में भी प्रोवाइड करते हैं इधर। ठीक है, साइड एनफोर्समेंट भी डेप्थ ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से हमें एनफोर्समेंट भी इधर प्रोवाइड करना पड़ेगी रेजिस्टेंस के लिए। तो उस केस में जो हम साइड एनफोर्समेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए एनफोर्समेंट, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। 0.1% ऑफ द वेब एरिया, इतनी हमने लेनी होती है। फिर उसके बाद अब कई बच्चे बोलेंगे वेब का एरिया कैसे निकालना है, सिंपल है, ये विड्थ ऑफ वेब और उसकी जो डेप्थ हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ वेब। उसका 0.1 लेंगे तो हमें मिल जाएगा मिनिमम जितनी हमने इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड इन्फोर्समेंट कितनी होगी। ठीक है, ये होती है विड्थ ऑफ बीम और 300 में से इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द एनफोर्समेंट। एंड वो किसी भी केस में हमारी, ठीक है, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, जैसे हमें देखना एक चीज़, इधर मैक्सिमम बोला है, हम मिनिमम ले रहे हैं। ठीक है, अगर मिनिमम बोला हो तो मैक्सिमम, इधर कंफ्यूज होती है, मुझे बड़ी बार होती थी कि मैक्सिमम इन दोनों में से हमने मिनिमम लेना, मैक्सिमम लेना। तो अगर मैक्सिमम है तो फिर इधर से हमने मिनिमम लगाना, मिनिमम की बात करनी है। अगर एनालिसिस ऑफ टी बीम में, ठीक है, अगर हमारा एक्स यू है
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो लेस देन है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, तो उस केस में हम इसको सेम डिज़ाइन करेंगे सिंगली इनफोर्स बीम की तरह। कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, एक्स यू इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 0.87 FI/AST/0.36 FCK विड्थ ऑफ वेब। विड्थ ऑफ वेब हमें पता ही है, ऐसे करके। इसमें से भी न्यूमेरिकल नहीं आ सकता ना क्वेश्चन, क्योंकि इतना टफ आएगा नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बिना कैलकुलेटर के आप कर नहीं सकते कि गेट ESC वगैरह उसमें तो आ सकता है, कोई पता इधर तो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब ये सेकंड केस आ गया, ये इतने भी केस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, हम ऐसे पता होना चाहिए, लेकिन ये आता नहीं है। इसमें से यही आता है कि अगर हमारी डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस से के अंदर है, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ हमारी लेस देन है DF के, एक्स यू लेस देन है DF, उस केस में हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, सेम है, सिंपली स्पूटेड करते हैं। इस अब सेकंड केस आता है, अगर क्रिटिकल डेप्थ ग्रेटर देन हमारी एक्स यू, हमारी ग्रेटर है DF से, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से, ठीक है, लेकिन जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो लेस देन है 3/7 ऑफ XU, तो उस केस में हम कैसे करते हैं डिज़ाइन, उस केस में भी हम इस तरह से करते हैं डिज़ाइन, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ बताने की, ठीक है। ये हमारी है TV, ये आ गया विड्थ ऑफ वेब, और ये आ गया डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। ये हमारी इसकी स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगी, स्ट्रेस वाली, नीचे ये स्ट्रेस लग रहा है, ऊपर 3/7 XU, ऊपर रेक्टेंगल होगा, नीचे पैराबोलिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पहले इसको पूरा वेब को ऊपर तक ले जाने देना है, वेब वाले पोर्शन को, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये अलग, और ये 2 पार्ट बन जाए, ठीक है। इस चीज़ को हमने ऐसे कर दिया, इसका हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, और जो 2 बच के, और ये 2 जो पोर्शन बच के, इनको हम अलग से इधर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखो मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकाला है उन्होंने 0.36 FCK V/XU, ये आ गया, फोर्स आ गया, फोर्स कैसे आ गया 0.36 FCK, क्या स्ट्रेस है, B/XU एरिया आ गया, मतलब ये हमारी फोर्स हो गई। मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, लीवर आर्म हमें पता कितना होता है, D-0.42 XU, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। फिर उसके बाद प्लस अब सेकंड वाला जो ऊपर है स्ट्रेस कंक्रीट में जो आ रहा है 0.45 FCK, ये क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये तो माइनस कर दिया हमने, ये आ जाएगा हमारा ये विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस विड्थ ऑफ वेब, ये 2 पोर्शन, ठीक है। ऐसे टोटल हमारा VF, उसमें से हमने अगर माइनस कर दिया BW को, सेंटर वाले को, पोर्शन को, तो यही 2 पार्ट बन जाएंगे B माइनस BW, ठीक है, ये 2 पार्ट बन गए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेप्थ ऑफ फ्लैंज से, हमें एरिया मिल जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे करके ये आ गई स्ट्रेस, ये आ गया एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हमारी मूवमेंट आ जाएगी। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इसे डिटेल में कमेंट करना, लेकिन इसका हमारे लिए कोई JEE के एग्ज़ाम होता है उसमें, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इतनी कैलकुलेशन आ नहीं सकती है ना, अलाउड नहीं है। बाकी मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है क्या करना है, आप कर लोगे, अगर सीखने के लिए ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड केस बनता है अगर XU ग्रेटर दैन DF है, लेकिन जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो ग्रेटर दैन 3/7 ऑफ XU, ठीक है। इस केस में भी हमने ऐसी कैलकुलेशन करनी है। इस केस में क्या बनता है, इस केस में बोलता है कि क्वेश्चन बनता है कि इस केस में हमारा फ्लैंज जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है कि या नहीं। इस केस में फ्लैंज हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है, ठीक है। इस पे जैसे कि उधर ऐसे बन रहा था, ऐसे इतना एरिया,
है ना। इधर क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैंज यूनिफॉर्म नहीं रहता पूरा, इधर है ना ऊपर पूरा यूनिफॉर्म था, नीचे था पैराबोलिक, उसमें ऐसे आधा ऊपर पैराबोलिक ऊपर रेक्टेंगुलर नीचे ऐसे मिक्स हो गया, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं रहता। इस यूनिफॉर्म के लिए एक जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है, जहाँ कभी कभी ऐसे फॉर्मूला पूछता है इसका, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस ही होता है। ड्यू टू फ्लैंज इज नॉट यूनिफॉर्म स्ट्रेस इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाई एफ, उसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये चीज़ आती है। ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होता है, 0.65 डी एफ प्लस 0.15 एक्स यू। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। यह आता है फ्लैंज का जो 0.65 डी एफ प्लस 0.15 एक्स यू। अब ये आ गई हमारी बीम। ठीक है, इसमें हैंगर वार के लिए मैं बताऊंगा हैंगर वार कौन से होते हैं। हैंगर वार जस्ट हमारे एक सपोर्ट के लिए होते हैं, प्रोवाइड किए होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करने के लिए। जैसे ये है ना, ये हमने वार ऐसे प्रोवाइड की है बीम के अंदर, ये उसके बाहर है स्टीरप्स, और ये जो हमने प्रोवाइड किए हैं ऊपर जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। ये मूवमेंट में कोई रेजिस्टेंस, मूवमेंट कोई रेजिस्ट नहीं करते, इनको हम बोलते हैं हैंगर बीम वार्स। ठीक है, बाकी अगला चैप्टर हमारा शेयर वाला होगा। ठीक है, इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लंबी होगी वीडियो। थैंक यू।